ഭീംബേദ്ക അതോടൊപ്പം ഗോത്ര ജീവിതവും അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനാണ്. 9000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതശൈലിയും രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ചരിത്ര അവശിഷ്ടമാണ് ഭീംബേദ്ക റോക്ക് ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സറൗണ്ടിങ്സ് തന്നെ 700ഓളം ഷെൽട്ടറുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ലോക പൈതൃക സ്മാരകമായി അതിനെ യുനെസ്കോ 2003 അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് സംവദിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് BK ലോകണ്ഠെ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിയോളജിസ്റ്റാണ്. കേരളത്തിന് വേണ്ടി, കിർത്താഡ്സിന് വേണ്ടി, സാഹിത്യ നഗരിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. जी भीमबेदका रॉक शेल्टर हमको उतने जानकारी नहीं है इसमें, पर भी हमें जानता है ये पालियोलिथिक या मेसोलिथिक दुनिया में चरित्र के या इतिहास के साथ हैं और उस काल में जो जनता या जनजाति के लोग वहाँ रहते थे उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें प्राप्त करना है आपसे. मैं केरल की ओर से, किरताड की ओर से और साहित्य नगरी कोഴിക്കോട് की ओर से आपके लिए खुले दिल से स्वागत करता हूँ. ठीक है, നമുക്ക് ഈ ഭീംബേദ്കയെക്കുറിച്ചും അന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. जी हम आपसे विनती करता हूं कि भीमबेदका माने क्या है और उस काल के जनजाति और इसके बारे में चंद शब्दों में विस्तार रूप से आप कुछ कहिए. सबसे प्रथम इस संस्थान को मेरा नमन कि उन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर इस भीमबेटका के बारे में जानने के लिए, जो भीमबेटका विश्व धरोहर में शामिल स्थल है, इस भीमबेटका स्थल के लिए ये कहा जाए कि आदि मानव का वह सेशन, आदि मानव की व्याख्या अगर हम इन रूपों में कहें कि जब 4 लाख से अधिक वर्षों से जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है और उसके जीवन के क्रियाकलापों की दैनिक दिनचर्या किस प्रकार से रही होगी, उसकी जीवन शैली में जो यापन के लिए किस प्रकार की कठिनाइयों का उनका निवारण, उनका खान पान, उनका रहना किस तरीके में किन रूपों में रहा होगा, इन सबको बहुत विस्तारित रूप से जानने के लिए ये भीमबेटका अकेला एक विलेज शब्द या एक ग्राम के रूप में ही वह शब्द नहीं है. इस ग्राम को, भीमबेटका को, यानी उनके शैल चित्रों को कम से कम 5 से 7 गांव तक उन्होंने बनाया हुआ है और ये काफ़ी विस्तारित रूप से लगभग 700 से अधिक वहाँ पर शैल चित्र है. ये सिर्फ शैल चित्र अकेले मैं भीमबेटका तक ही सीमित नहीं रख पाता. वहाँ से लेकर के कम से कम 60 से 70 किलोमीटर का बेल्ट, उसका भोपाल तक का रीजन, यदि मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपने PPT के माध्यम से उन सारी चीज़ों को दिखाऊंगा कि कौन सा एरिया भीमबेटका शब्द कहलाएगा और कौन सा एरिया बाहर के क्षेत्रों से प्रभावित है, और वहाँ के जीवन यापन की शैली, जिन लोगों ने वहाँ रह कर के अपने जीवन को किस तरीके से डाला, जो दिनचर्याएं बनाते थे. यहाँ पर 3 चीज़ों में वहाँ की उपलब्धता भीमबेटका शब्द से जो देखने को मिलती है वो इस प्रकार की है कि शैल चित्रों का बनाया जाना एक अलग फेस में हो गया. उनके लोगों के वहाँ निवास में प्रागैतिहासिक मोमेंट के
उपकरणों की उपस्थिति वो एक अलग शैली कहलाती है। तो सब तरीके का अपना अपना प्रभुत्व वहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जीवन यापन को हमने पुरातात्विक उत्खननों के माध्यम से और इनके माध्यम से शोध कार्यों के माध्यम से हम इन्हें अलग अलग रूप से एनालिसिस करके जो हम ये बिल्कुल अवश्य रूप से कह सकते हैं कि जो जीवन यापन है वो जीवन यापन आज हम 200-400 सालों में ट्राइबल्स के रूप में नहीं कह सकते। वो पुराने समय की प्रासंगिकता को लेकर के ही आज का जन जीवन बिल्कुल निरंतर रूप से कुछ लोग जिसको निरंतर प्रवाह के रूप में कहा जाए, अपग्रेड श्रेणी के रूप में अगर आता हुआ वह मानव हम उन्हें विकसित रूप में देख रहे हैं, तो वह सब हम सारे वृतांत हम वहां से ले सकते हैं और इन्हीं को हम उत्खननों के माध्यम से जान सकते हैं। जी അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ആദിമ മനുഷ്യനെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. 4 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ആദിമ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനുഷ്യരുടെ കലയും കഴിവുകളും അവരുടെ ജീവിതശൈലിയും അവർ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളും അവരുടെ ഭക്ഷണശൈലി ഉൾപ്പെടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഉത്ഖനനത്തിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചെടുക്കലിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ വസ്തുക്കളുടെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. കേവലം ഭിംബേത്ക മാത്രമല്ല നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്, ഭോപ്പാലിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏകദേശം 600 കിലോമീറ്ററോളം സ്ഥലം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത്രയും സ്ഥലത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ദിനചര്യകൾ, അവിടെ കുഴിച്ചെടുത്തവയെ അനലൈസ് ചെയ്ത് 400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേയുള്ള ജനങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജനങ്ങളെ കേവലം ഗോത്രവർഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ആ അന്ന് ജീവിച്ച ആ മനുഷ്യർ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് കൂടുതൽ കുഴിച്ചെടുക്കലും പരിശോധനകളും ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത്, മനുഷ്യന്മാര് കൃഷി ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നാണ് നാം ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ ഗുഹയിലൊക്കെ തന്നെ യുദ്ധങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും വേട്ടയാടുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചില ചിത്രങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ അത്തരം ചിത്രങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല. എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ജി, जब मानव कृषि शुरू करते थे उन दिनों से ही लोग एक साथ रहने की संस्कृति शुरू की है. इतिहास में इसका सबूत है. लेकिन गुफा में युद्ध का और जानवरों का शिकार करने का चित्र देख पाते हैं. कृषि का चित्र विषय क्यों नहीं बनाया, यह है हमारी शंका. शिकारी मनुष्य यानी अपने जीवन यापन के लिए फल पौधों से ले लेता था और कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा जब हंट करने का या शिकार अपने पेट को भरने के लिए और ज़्यादा मजबूती के साथ खाने के लिए कोई शिकार दृश्य भी उसमें दिखाए गए हैं, जिनको 2 व्यक्ति हैंग करके ले जाते हुए दिखाए गए हैं. ये तो शिकारी का हो गया. अब कृषि कार्य का और समूह में रहना, चूंकि समूह का जीवन यापन ये आप केव से उनकी अलग अलग रहने की जो प्रवृत्ति है उसको दूर करने की बात यहाँ पर देखने में आती है. चूंकि सामूहिक दृश्य, सामूहिक नृत्य गान, समूह में रहने का या समूह में पशुपालन, समूह में कृषि कार्य, ये सारे चित्रांकन वहाँ के शैल चित्रों में हम बहुतायत में पाते हैं. और इसका एक प्रतीकात्मक, अगर हम समूह नृत्य शैली जो हम देखते हैं वो वहाँ के चित्रों में है. जैसा कि यहाँ पर आज की तारीख में एक लेफ्ट हैंड की ओर बहुत सारे पशुओं का चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें बिच्छू तक का चित्रण है. तो वैसा ही चित्रण उन्होंने केव्स नंबर भीमबेटका की 4th में और 5th में उस तरीके का उन्होंने काफ़ी सारा प्रिस्क्राइब किया हुआ है.
और वो चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अब जहाँ तक कृषि कार्य की बात है तो इसको यदा कदा ही, चूंकि सभी कुछ नहीं, वहाँ पर भी शैल चित्र जो है वो मेसोलिथिक पीरियड के अलग है, चाल्कोलिथिक पीरियड के अलग है, हिस्टोरिक पीरियड के अलग है। तो हर एक पीरियड में जहाँ उनके चित्रों के बनाने की शैली और उनसे डिफाइन किया जाता है, वहीं उन्होंने हिस्टोरिक काल के आते तक समूह में रहना और कृषि कार्य के इक्विपमेंट को किस तरीके से दिखाया जाना, इवन उस कला को हम हनी कलेक्शन यानी शहद को किस तरीके से कलेक्ट किया जाए उस तक का चित्रण हम वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वो शायद अगले पीपीटी के कार्यक्रम में 1 by 1 यानी जो क्वेश्चन है उनके आंसर उसमें चित्रों के माध्यम से और ज़्यादा स्पष्ट किया जा सकेगा। അച്ഛാ ജി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും വയറ് നിറയ്ക്കുക എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഏകമായ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അവർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗം ഹണ്ടിങ് തന്നെയായിരുന്നു. ആ വലിയ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് രണ്ടുപേര് ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഗുഹയിൽ പ്രകടമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നിച്ചു നിന്നാലാണ് ശക്തി എന്ന ധാരണ അന്ന് അവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവരെല്ലാത്തിനെയും ഒന്നിച്ച് നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചതും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും. അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളായിട്ടാണ് സമൂഹ ചിത്രങ്ങൾ, ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന നൃത്തങ്ങൾ, സമൂഹ നൃത്തവും അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ നേരിടുന്നതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു കാലത്ത് അവർ ഒന്നിക്കുവാനുള്ള കാരണം. പക്ഷെ ഓരോരോ യുഗത്തിലും, അപ്പം ചരിത്ര അതീത കാലത്തും ചരിത്രകാലത്തും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് ചരിത്രകാലത്തിന് ശേഷമായിരിക്കാം കൃഷി എന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് അവർ പോയിട്ടുണ്ടാവുക. ഏതായാലും ഓരോ യുഗത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വരെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ PPT-യിൽ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു സമയം നമുക്കത് പ്രദർശിപ്പിക്കാം എന്നുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഗുഹയിലൊക്കെ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ യുദ്ധത്തിന്റെ കുറേയധികം സൂക്ഷ്മമായ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നും യുദ്ധമുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ മുതലാളിത്തവും എല്ലാ സ്വത്തും സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി വരുന്ന യുദ്ധം. പക്ഷെ അന്നും ഈ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു അന്നത്തെ യുദ്ധമെന്നും ആരോടാണ് ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്തതെന്ന് ആ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പഠനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത്. ജി, आज तो युद्ध है, पूंजीवाद है और युद्ध है, लेकिन वहाँ युद्ध करने के लिए कोई कारण नहीं होगा शायद, क्योंकि बहुत कम जनता है और रिसोर्स तो बहुत ज्यादा है. ये रिसोर्स के लिए जो युद्ध वहाँ हुआ था, तो क्यों युद्ध हुआ और किससे, ये है हमारा ये सवाल. इस विधा में जहाँ तक और सारी जगहों का वर्चस्व जो देखने को आता है कि मेरा वर्चस्व, आई एम ए अकिम्बो, जो हमारा एक प्रगाढ़ता या एक देव सेना नायक के रूप में, या ये मेरे कबीले के लोग, इनको संरक्षण का दायित्व मेरा है, इनके लिए जीविका पार्जन का साधन मेरे पास होना चाहिए, यानी जो चीज़ें अधिक से अधिक मैं उपलब्ध कराऊंगा तो उसके लिए फाइट करने के लिए कोई एक सुपर पावर की आवश्यकता. तो वो सुपर पावर आफ्टर के यानी कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे स्वरूप में देखने को मिलती है जो आज भी, यानी कम पावर वाले व्यक्ति को सुपर पावर वाला व्यक्ति थोड़ा सा दबाने लगता है. तो वही चित्र वहाँ पर हमें एक समूह के कबीले के रूप में जब हम जन सामान्य के बीच में देखते हैं तो जो बलशाली व्यक्ति है उसको उन्होंने आम पब्लिक के हिसाब से अधिक बलिष्ठ बताया गया है. तो ये उसकी एक वार सीन की और वार करने का जो ट्रेंड है, जब शिकारी स्वरूप में है तो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल दोनों के द्वारा इवन कई पावरफुल यानी दिखाया जाना, यानी एक कभी कभी जो छोटी मोटी चीज़ें आती है वो देखने में कि किसी गॉड को बहुत सारे हैंड के साथ में दिखाया जाना. चूँकि यहाँ पर कई सारा कंसेप्ट जो उदाहरण पेश करने के लिए है कि अगर एक
दुर्गा का चित्र अगर उन्होंने किसी ने बना दिया, महिषासुर मर्दिनी का बना दिया, तो वो एक मैनी हैंडेड होते नहीं है, पर उनके साथ में इतने सारे डिफरेंट हैंड्स में जो वेपन है उनका पावर उनमें है। वो उसको दिखाने के लिए, चूंकि पावर की बात है, तो वो भी एक बलशाली के रूप में, एक बलिष्ठ के रूप में दिखाया जाना, तो उनके चित्रांकन में वो सारी चीजें ली जाती है और उसमें दिखाई हुई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ഞാനാണ് ശക്തിശാലി, ഞാനാണ് നേതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ഏകദേശ ശൈലി അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവരുടെ സംരക്ഷണം എന്നാണ് ആ ഒരു ഞാനാണ് നേതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലീഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ പവറുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരാളെ വേണമെന്ന് അവിടുത്തെ ആളുകളും കഴിവില്ലാത്ത അല്ലെ ശക്തിയില്ലാത്ത ആളുകളും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതൊരു പക്ഷേ മൃഗത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാളുകളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ശക്തിയില്ലാത്തവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്ന സിദ്ധാന്തം അത് ആ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്നത്തെ പോലെ ഇതെല്ലാം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ. അതിന് മഹിഷാസുര മർദിനിയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ആയുധം കയ്യിലുള്ള മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ശക്തിശാലി എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതിൻ്റെ ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും എന്നുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാനുള്ളത്, ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ റോക്കാർട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഈ നൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്, നൃത്ത രൂപങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ എന്താ പറയുക, കൊത്തു കലയോടൊപ്പം, ഈ പറഞ്ഞ ചിത്രം കൊത്തിവെക്കുന്ന കലയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു നൃത്ത കലാരൂപം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളോ പഠനങ്ങളോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ജി रॉकार्ड में नृत्य का कई चित्र हैं और सबूत है, सूचनाएं हैं, लेकिन उन दिनों में नृत्य के साथ चित्र के साथ साथ नृत्य कला को भी ये अच्छी तरह स्वीकार करते हैं या नहीं, इसके लिए क्या कोई सबूत है, क्या इसके लिए कोई रिसर्च आपने की है, वो भी बता दीजिए जी. किसी नृत्य में या किसी वार में व्यक्ति जब विजय पा लेता है या किसी चीज पर भी जो कोई कार्य कर लिया जो असंभव होता है और उसे उसने पॉसिबल कर लिया, तो मन में जो एक हर्षोल्लास, यानी आज उसका प्रेजेंट एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ आकर के अपना कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहा हूँ तो मुझे अगर निर्विवाद रूप से और बहुत अच्छे रूप से, तो मन अपने आप में हर्षित होता है. तो वो जो हर्षोल्लास है उस समय के प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा भी अपने आप की प्रतिक्रिया के स्वरूप में उसने, चाहे वह किसी प्रकार का सेवन करने के रूप में लिया हो, नृत्य के माध्यम से लिया हो, सामूहिक लिया हो, या इंडिपेंडेंट रूप से उसने उसका प्रस्तुति दी हो, ये चित्र हमें वहाँ पर नृत्य के माध्यम से, इवन वाद्य यंत्रों का उपयोग, स्टिक से लेकर के ड्रम तक का उपयोग हम किस तरीके से करते रहे हैं, वाद्य यंत्र के रूप में कैसे लेते रहे हैं, इनका भी कहीं ना कहीं वहाँ पर चित्रांकन हमें देखने को मिलता है और वो पीपीटी के माध्यम से हम दिखा सकेंगे. अच्छा, വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൃത്തത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാനസികമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഉല്ലാസം ശാരീരികമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർ നൃത്തത്തെ കൂടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മാനസികമായി ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അന്ന് ആ കാലത്തും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഒക്കെ തന്നെ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൃത്തം മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ചില ചിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ നമുക്കവിടെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരു സംശയം, നമുക്ക് വയനാട് പിന്നെ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടർ നമുക്ക് ഉണ്ട്, എടക്കൽ കേവ്. എടക്കൽ കേവ് ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ റോക്ക് ആർട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്കവിടെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും, ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല,
കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഒന്നുമില്ല, യാത്ര തന്നെ ഇത്രയും ദൂരത്തേക്കൊന്നും വരാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിൽ ഭോപ്പാലിലെ ഈ പറഞ്ഞ ബീബാറ്റ്കയിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ സമാനമായ ചിത്രങ്ങൾ എടക്കൽ ഗുഹയിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമായത്, ഇതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമായതെന്നും അവിടുത്തെ മനുഷ്യരും ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരും ഒരേപോലെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ, ഒരേപോലെ ചിത്രം ചിന്തിക്കുവാൻ, ഒരേപോലത്തെ ചിത്രങ്ങൾ കൊത്തിവെക്കുവാൻ, ഈ ഗണിത പാറ്റേണുകളൊക്കെ കൊത്തിവെക്കുവാനുള്ള ऐसे और सारे जिलों में हाँ गोंडवाना वर्ड शायद कई सारे ट्राइबल्स में ये वर्ड आता हो या ना आता हो, पर गोंडवाना वर्ड को स्पेसिफिक मैंने इसलिए डाला कि ये गवर्नमेंट के गजेटियर में, स्टेट गजेटियर में 12th-13th सेंचुरी का वहाँ पर खेरला का फोर्ट है और उसमें गोंडवाना शब्द की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, हाँ ये उसका जो जोन है भीमबेटका का वो इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट, ये एक इनका डिलीट किया हुआ है रायसेन पर डॉक्टर नारायण व्यास, इनका सिर्फ भीमबेटका और रायसेन के ऊपर में थीसिस के साथ में बहुत लार्ज स्केल में इन्होंने काम किया हुआ है। नेक्स्ट, ये वहाँ की क्रोनोलॉजिकली ऐसा मिलता है कि उत्तर पूर्व पाषाण काल से लेकर के आधुनिक काल तक के किस प्रकार के चित्रों का वहाँ पर डिपिक्शन है, वो यानी कैटेगरी करने के लिए अब जो हाँ नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट ये इस पर जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो कहीं इन सारे चीज़ों को कैटेगराइज किया हुआ है कि वहाँ पर ये किस तरीके का गॉड्स को किस तरीके से माना, लाइफ स्टाइल, हंटिंग सीन, एग्रीकल्चर, वर्शिप से लेकर के सेलिब्रेशन, कुकिंग, ड्रिंकिंग। देन नेक्स्ट, हाँ डोमेस्टिक आर्टिकल कैसे हुए, ऑर्नामेंट्स और पेंडेंट्स और बर्ड्स। हाँ नेक्स्ट, हाँ ये एक यहाँ पर भी आप मूवमेंट में जो लास्ट में लेफ्ट में दिखाएंगे तो फर्स्ट वाला पिक्चर इसीलिए लिया गया कि ये डेटीज के रूप में, चूँकि एक छत्तीसगढ़ में भी अगर गए या और सारे इलाकों में तो लोगों ने इनको एक ऐसा जंगल का राजा या जानवरों में सबसे बड़ा बलशाली वो शेर के रूप में, टाइगर के रूप में एक दिया है, इसलिए इसको पहले इसमें दिया है। एक इवन बच्चे के रूप में टाइगर जो अंदर में डिपिक्शन है, वाइट का जो पेंटिंग है और उसके ऊपर रेड से डेकोरेशन किया है और आप उसका ये टेल जो अगर ऊपर पीछे की ओर उठी हुई है तो वो किसी मूवमेंट की ओर दिखाते हुए उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट, ये यहाँ की डायरी में शायद 18 या 1920 की, ये 2019-20 की डायरी में टाइगर को यहाँ से मैंने लिया। नेक्स्ट, हाँ ये यहाँ पर भी टाइगर, ये इंडस की सील में, यानी कि आज से 5,500 साल पहले भी यहाँ पर टाइगर का उसमें डिपिक्ट किया हुआ सील के ऊपर में उन्होंने लिया। नेक्स्ट, अगर ये अगेन एक वाटर से थोड़ा सा खराब हुआ है पर पीने के लिए वो यहाँ पर टाइगर के रूप में पुनः आया हुआ है। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर एलिफेंट राइडिंग के रूप में यहाँ पर दिखाए हैं और दूसरे एनिमल्स भी है। हाँ यहाँ पर ये एक मिस्टर पीटर और वाकनकर साहब जो इस भीमबेटका के रिसर्चर है, बहुत बड़े खोज करता है, ये उनके द्वारा इसे नटराज की संज्ञा दी गई है। केव्स नंबर 19 के रूप में वहाँ पर अभी एक साइट पर मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी ये सेम डिपिक्शन एक हाथ से बनाया हुआ है और एक पुराना है। नेक्स्ट, ये एक अगेन हॉर्स का सीन है जो चल्कोलिथिक पीरियड के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, हाँ ये यहाँ का यानी एनिमल को किस रूप में यहाँ पर लिया गया, इवन यहाँ का एक सेलिब्रेशन तक उसमें उत्सव के रूप में मनाया जाता है और उसमें लिया हुआ। ये गोंड राजा के रूप में छत्तीसगढ़ में आज भी है। नेक्स्ट, अगेन उसके साथ में सोल्जर मैन आगे चल रहे हैं तीर कमान लेके। ये डिटीज के रूप में भी हम नागाज को लेते हैं तो नागा किंग के रूप में 2nd सेंचुरी AD के रूप में रहे हैं नागाज, तो उनका इम्पैक्ट इवन यहाँ पर हॉर्न के जो एक गॉड शिवा के रूप में है पर उनको बफेलो का जो एक तरीके का दिखाया हुआ ये पैटर्न कहाँ पर और कैसे आया उसको इसमें डिपिक्ट करता हुआ ये इंडस के सील में भी है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक अगेन हॉर्न के रूप में, देन अगेन नेक्स्ट यहाँ पर अगेन
हाँ, यहाँ पर फिर से लॉर्ड शिवा के सारे सिम्टम्स के साथ में नरसिम्हा के रूप में। हाँ, यहाँ पर जो एक लायन के रूप में लिया गया और उसको छत्तीसगढ़ में किस तरीके से उसको पूजे जाने के लिए साथ ये मिलता है। इवन पूजा प्रतीकों में जब वर्शिप के लिए आती है तो ट्राइबल्स में कास्ट का जो हम मेमोरियल पिलर के रूप में, जिसमें ऊपर साइड के जो लाइन है वो सूर्य चंद्रमा को डिपिक्ट करते हैं कि जब तक याद ये रहेंगे तब तक तुम्हारी याद बनी रहेगी, उसको डिपिक्ट करते हुए कई और भी सारी जगहों पर। नेक्स्ट, ये 12वीं-13वीं शताब्दी का एक मेमोरियल पिलर है। नेक्स्ट, ये अगेन एक मेमोरियल पिलर, इसमें भी सूर्य चंद्रमा, ये यहाँ की डायरी में डिपिक्ट है। इसमें भी सूर्य चंद्रमा की स्टेज पर इनकी कैसे पूजा की जाए। नेक्स्ट, ये अगेन एक और मेमोरियल पिलर अलग से दिखाया गया है, सन मून एंड अदर्स। देन नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर नेचुरल गॉड गॉडेज को, यानी जो हमसे बलशाली रहे हैं, जो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हमने उनको हाथ जोड़ना, नमन करना चालू किया और वो हमारे गॉड गॉडेज के रूप में, जो नेचर के रूप में है। जैसा ट्री इन रेलिंग, फिश इन रिवर यहाँ से कट गया है, यहाँ एलिफेंट को यानी हमसे बलशाली है, वैभव के रूप में है, शक्तिशाली के रूप में, उसको डिपिक्ट किया हुआ। ये भोपाल का जनजातीय म्यूजियम, उसमें टाइगर को दिखाते हुए। नेक्स्ट, हाँ, जो कि सन का फिगर सभी जगह पे डिपिक्ट किया है। ये ताम्राश्म युगीन सभ्यता में पात्रों के ऊपर में, पॉटरीज के ऊपर में सन का फिगर एक वर्शिप के रूप में कैसे लिया गया, उनको अपने दिखाया गया है। नेक्स्ट, ये अगेन यहाँ पर सडर चक्र, ट्री इन रेलिंग, फिशेस, इसमें ये उज्जैनी का एक कॉइन है तो उसके रूप में भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें भी सारे यानी जो नेक्स्ट वाले आ रहे हैं उसके लिए ये सारी प्रस्तुतियाँ हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये जो एडाकल वाला है ये इनग्रेव्ड है। नेक्स्ट, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में कहाँ मेंशन है, ये उसके बारे में दिया गया है। ये एक मैन वहाँ पर मोहनजोदारो में ये दिखाया हुआ है उसी तरीके का, जो सील के ऊपर में, चूँकि पूरा बहुत बड़ा बनाते तो बहुत छोटी रह जाती, इसलिए इस तरीके का उसका फोटो लेकर के। इवन अभी एक सीन ये वाला है, ये अलग साइड से मिला है जी। नेक्स्ट, ये रॉक पेंटिंग का वो एक बहुत बड़ा जानवर के रूप में, यानी ये क्वेश्चन मार्क ये लगाता है कि जैसे अभी आपने यहाँ पर चित्र है और यहाँ नहीं है, तो नीचे के साइड पे चित्र ना होकर के उन्होंने अप्रोच रूट वहाँ पर इतना ऊंचा बनाया कि वहाँ पर उसको कोई फैड ना कर सके, और वहाँ पर उस वाले, और इवन उसके पास में छोटे छोटे लोग पहुँचे हैं और वो उनको भगा रहा है वो तक सीन से, वो सीन आपको अभी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर ये बहुत फैड वाले, इसमें जो अभी मैडम का ये था कि मातृकाओं की उपस्थिति, 7 से अधिक मातृकाएं, वो वहाँ पर किसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने में, ये चित्र कम से कम आपके 8 से 10 हजार साल पुराने हैं। ये वाला जो चित्र है, ये वाले चित्र 8 से 10 हजार साल, जो मेसोलिथिक पीरियड को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, ये हाँ भीमबेटका में है। ये 2 व्यक्ति एक एनिमल को हैंग करके ले जाते हुए, वो ट्रेडिशन उसमें दिखाया हुआ। ये एक अगेन वॉर करने का सीन है लाइफ स्टाइल में। नेक्स्ट, हाँ, ये एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया गया है यहाँ पर, उसके साथ में एक सहयोगी जा रही है। नेक्स्ट, ये एक अलग से उसी का सेलिब्रेशन का स्टाइल, जो किसी ड्रम को बजाते हुए, यहाँ एलिफेंट को डेकोरेट करके दिखाया गया है। ये अलग अलग, और यहाँ एलिफेंट को डेकोरेट करते हुए दिखाया गया है, जो आज की तारीख में भी हम कई सारे फिगर्स जो बनाते हैं एलिफेंट से लेकर के दूसरे, तो इसी तरीके का चित्रांकन या पेंटिंग्स हम उसमें दिखाते हैं। नेक्स्ट, ये यहाँ की डायरी से लिया गया, वो आज की तारीख में भी यहाँ के इसमें, इवन अपने आई कार्ड में भी इस तरीके का एलिफेंट। नेक्स्ट, हाँ, ये वाला आप चित्रांकन, इसको हम इन रूपों में देख सकते हैं कि यहाँ का जो आज का आर्ट है वो उस समय का कम से कम 7 से 8 हजार साल पुराने समय के रूप में भी यहाँ पर दिखाया। और ये बहुत बड़े
हिल के ऊपर का ये चित्रांकन देखने को मिलता है वहाँ पर। नेक्स्ट, ये आप एनिमल्स की उपस्थिति, इसमें दो पीरियड के अलग अलग चित्र है। वाइट वाले ओल्डेस्ट है और रेड वाले बाद के सेशन के हैं, और इसमें एग्रीकल्चर मूवमेंट से लेकर के हॉर्स राइडिंग से लेकर के पशुपालन तक का सीन इसमें दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, ये एक एनिमल के रूप में, ये आप यहाँ पर महिषासुर की कल्पना आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये महिषासुर मर्दिनी जो दिखाई गई है कि एक टाइगर का टाइगर है और उसके ऊपर कोई लेडी वेपन लेकर के, भाला डैगर लेकर के वो वार करते हुए किसी अनआइडेंटिफाइड मेल की ओर या किसी व्यक्ति को मारने के लिए वो यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट, ये अगेन नेक्स्ट, हाँ, इस वाले पिक्चर को अगर देखेंगे तो बहुत सारे, मैं इसके बाद का ये बहुत क्लोज से भी लिया हुआ है। नेक्स्ट, ये सारे, हाँ, यहाँ पर ये स्कॉर्पियो भी है, स्कॉर्पियन है, मदर गॉडेस है, हंटिंग सीन है, डिफरेंट टाइप के एनिमल है, यानी एक ही केव्स में इतने तरीके का यहाँ पर दिखाया हुआ है। इवन स्कॉर्पियन है तो ये चल्कोलिथिक पीरियड में भी, और इस स्कॉर्पियो को शायद यहाँ के पेंटिंग में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ट्रेंड हम उस समय से लेकर के फ्रॉम टुडे, यानी फ्रॉम देयर टू टिल टुडे, आज भी हम उसी को पैटर्न को ले रहे हैं। नेक्स्ट, डियर सीन जो है, डियर सीन वहाँ बहुतायत में हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी चल्कोलिथिक पीरियड में, चल्कोलिथिक पीरियड नाउ फ्रॉम टुडे इज अबाउट 300, 500 to 4000 years old एगोज। ये एक वेपन लेकर के जो माइक्रोलिथ कहा जाए, अगर हम उनका उपयोग कैसे करें, तो यहाँ की डायरी से मैंने ये सीन लिया है। और ये एक वुडन का स्टिक है, उसको वुड को लेकर के उसमें चल्सीडोनी स्टोन के या वाइट किस्म के स्टोन के, दे आर सम टाइम फाउंडेड बाय मी अबाउट 1 mm, 2 mm, 3 to 4 mm, 5 mm thicker, 1 mm, 2 mm thin, you can imagine it। इतने माइक्रोलिथ बने, यानी कि आप वहाँ पर ये काम करते हुए दिखा रहे हैं कि निडल का काम निडल करेगा और एंगल का काम एंगल करेगा, तो उसका यूज़ हमने कैसे किया है वो यहाँ पर, यहाँ की डायरी के रूप में यहाँ पर ये हंटिंग सीन एरो एंड बोस के रूप में कई सारी जगह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ये हंटिंग का सीन आप वहाँ पर एरोज एंड बो का सीन करते हुए दिखाया है, हॉर्स राइडिंग। बिलो वाला जो है ये चर्ट स्टोन है और वो चल्सीडोनी स्टोन है, ये इसको माइक्रोलिथ के रूप में, डिफरेंट माइक्रोलिथ कैसे यूज होते रहे। नेक्स्ट, ये चल्सीडोनी में माइक्रोलिथ, ये वॉर सीन के रूप में, यानी शील्ड और स्वॉर्ड उनका दोनों का डिपिक्शन, इसमें डिफरेंट टाइप के बोर एंड वराह के रूप में कैसे हो रहा है। ये एक वहाँ पर एनिमल देखने को मिलता है, ये उदयगिरी केव से था। पिछला वाला दिखाइएगा एक मिनट। हाँ, ये जो सीन है ये वराह का सीन है, ये सीन भी वहाँ भीमबेटका में है और इसको अलग अलग रूपों में आज भी हम डिपिक्ट करते जाते हैं। ये सम एनिमल्स पूजा के सारे डाटाज है। नेक्स्ट, हाँ, बैक, हाँ, ये किसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए ड्रम्स, वायन वगैरह सब, ये इस तरीके का डिपिक्शन ये सारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हाँ, ये एक और डांसिंग सीन है, ये हनी कलेक्शन के रूप में, थंब इम्प्रेशन का आज भी पूजा के रूप में जो थंब इम्प्रेशन है वो कई सारी जगह लिया जाता है। ये सारे ग्रुप से लेकर के स्कॉर्पियो से, ये आज भी कई सारे जगह एनिमल टीथ को हम बांधते हुए देखने को मिलता है। और ये ऐसा सीन, बस थैंक यू फॉर पेशेंसफुली योर वॉच। आपने വളരെ സന്തോഷം ഭീംബേത്കയെക്കുറിച്ചും അന്നത്തെ ഗോത്ര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെയും നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും നമ്മൾ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ജി आपने बहुत बढ़िया काम की है
कि भीमबेटका और उस काल के ये जो जीवन शैली है उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी आपने दी है अभी। यहाँ केरल की ओर से मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।